नमस्कार। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात ऑब्वियसली है कि आज बजट की बात हो रही है और बजट में इस बार अच्छी खबर आई है, खुशी का देने वाली खबर आई है, क्योंकि टैक्स में मध्यम वर्ग को बड़ा एक रिबेट मिला है। क्योंकि जिसकी चाहत सभी टैक्स पेयर को रहती है और जो टैक्स पे करते हैं उनको लगता है कि स्लैब में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। क्योंकि कोविड काल में भी हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, बहुत दिनों से इसकी चाहत थी, आज वो चाहत वित्त मंत्री जी ने पूरी की है। लेकिन इस टैक्स स्लैब में किस तरह के बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ प्रावधान रखा गया है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। उनका परिचय आप लोगों से करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से स्लैब है और उसको भी डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मनोज पांडे जी भी जुड़ गए हैं और वो इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो भी बताएंगे कि इस जो स्लैब है पूरी की पूरी, उसे हम किस तरह से समझें। तो शुरुआत मनोज जी आप ही से करते हैं। जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पुराना रिजीम है, नई रिजीम लेकर आए हैं, उसमें भी जो जैसे वित्त मंत्री ने जब कहा कि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिए गए तो सभी बिल्कुल खुश हो गए। लेकिन बाद में फिर कैलकुलेशन जब शुरू होता है तब पता लगता है कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो आपको क्या लगता है, सरकार इसे लेकर आखिर क्यों आई है? क्या इसके पीछे सरकार की मंशा है? देखिए, देखिए सरकार की मंशा ये बहुत एक क्लियर है इसके अंदर। मुकेश जी, तो मनोज जी से हाँ। अच्छा, सॉरी देखिए सॉरी। एक ये देखिए ये क्लियर डायरेक्शन लग रहा है कि शायद सरकार जो है लोगों को कंजम्पशन के लिए हम्म। ज्यादा मोटिवेट करना चाहती है कि भाई आप स्पेंड करें, हम्म। और लाइक उसमें 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 ज्यादा कंजम्पशन आप जितना करेंगे तो इकोनॉमी को उतना ज्यादा एक एक बेनिफिट है। हम्म। दूसरा एक वजह ये भी हो सकती है, लास्ट हम्म। ईयर वित्त मंत्री ने ये चीज बोली भी थी कि ऐसे हम्म। बहुत से लोग हैं जिनको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मान लो रिटायर्ड लोग हैं, तो हम्म। उनको उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट केवल अपना टैक्स टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए उनको हम्म। एटीसी के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और कुछ 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 सर्टेन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इवन लॉन्गर पीरियड के लिए भी हम्म। लॉक हो जाता है। तो हम्म। डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये एक अच्छी स्कीम है। हम्म। तो जहां तक आपका प्रश्न है कि सरकार की मंशा क्या है, तो ये तो खैर लग रहा है कि थोड़ा वो कंजम्पशन की तरफ मोटिवेट करना चाहते हैं, हम्म। बट एक ये भी है कि लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये हम्म। बड़ा बड़ा क्लियर है कि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस अब आनी लोगों में बड़ी जरूरी है। जैसे कि हम्म। मुकेश जी ने बड़ा क्लियर कहा कि भाई आप अपना केस टू केस बेसिस पर अपनी हम्म। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देखिए कि ठीक है। जी मेरी इनकम 10 लाख है, मुझे हम्म। नए में कितना टैक्स बन रहा है, पुराने में कितना बन रहा है। मेरी हम्म। 20 लाख है तो कितना टैक्स बन रहा है, 25 लाख है तो कितना बन रहा है। तो आप बड़े आराम से, चूंकि हर दोनों रिजीम के टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो आपके सामने हैं, तो आप उसको बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं और हम्म। उसमें देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि हम्म। देखिए, जो पुरानी रिजीम है वो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। अब देखिए, हम्म। उसमें एटीसी का आपको बेनिफिट मिलता है, जिसमें 1.5 लाख तक का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। हम्म। इवन आप हाउसिंग फाइनेंस करते हो, लोन लेते हैं, उसमें उसमें 2 लाख तक का आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। फिर आप एनपीएस ले सकते हैं, जिसमें 50,000 का आपको फर्दर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। आप मेडिक्लेम लेते हैं, जिसमें 50,000 तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो देखिए, ये सारे जो एग्जम्पशंस हैं ये लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, अपने अपने अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लें, अपनी पेंशन का इंतजाम करें। तो वो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यदि वो नई टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो हम्म। उनको ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि वो अपने कंजम्पशन के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी एड्रेस कर सकें। क्योंकि देखिए, हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं या जिनका अपना बिजनेस है। अब हम्म। ये उनको अपने अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, और भी हम्म। दूसरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो एक जुडिशियस बैलेंस आपकी स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बड़ा जरूरी है, और इसलिए ये अब डिसिप्लिन लोगों को अब ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा।
ठीक है मनोज जी, यानी आप कह रहे हैं कि देखिए ऐसे भी भारतीयों में ना बचत करने की आदत शुरू से है। हमने मोनेटाइजेशन के समय भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे पैसे घरों से निकले थे, और कई बार अर्थव्यवस्था को बचाने में भी ये बचत काफी काम आता है। भारतीयों का जो एक कह सकते हैं कि एक तरीका है पैसे बचाने का, वो भी बहुत, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को मोटिवेट करने की सरकार की कोशिश है कि देखिए आप हमें तो आप दे रहे हैं टैक्स, लेकिन अपने लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे हैं। डेफिनेटली देखिए ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि आपकी जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन करती है। जब आप सेविंग करते हैं तो वो किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में जाती है। वो आपके शेयर मार्केट में जाएगी, स्मॉल सेविंग्स में जाएगी, बैंक्स में जाएगी, और अल्टीमेटली यही पैसा जो है वो इकोनॉमी के काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगता है और दूसरी जगह पर लगता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का एक बराबर बैलेंस करके चलना बड़ा जरूरी है सभी लोगों को। ठीक है। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे थे, जैसे एटीसी है और बाकी में हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका इन्वेस्टमेंट प्रूफ हम जमा करते हैं, एक तरह से सेविंग भी होती है और टैक्स भी ये हो जाता है। लेकिन नए में ऐसा होगा कि आप नए में ये प्रावधान रखा गया है कि आपको जितना स्लैब रखा गया उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा। तो जिनको बचत करना है, क्योंकि हमारी मानसिकता थोड़ी बचत की होती है, तो ऐसे में ज्यादा बेनिफिशियल तो हमें पुराना वाला ही लग रहा है। लेकिन जिस तरह से मुकेश जी कह रहे हैं कि बस ये इस साल भर की बात है, अगले साल से फिर ये चला जाएगा। देखिए अभी जिनको लॉन्ग टर्म के लिए जो जो यंगर लोग हैं, सैलरीड पर्सन हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि अभी वो पुराने टैक्स रिजीम में ही स्टिक करें। जब जब खत्म होगा तब तब देखा जाएगा, तब तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो फिर आपको एक ही चूज करना है। बट टिल द टाइम मुझे लगता है कि आपको पुराने टैक्स रिजीम में ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बराबर मोटिवेशन है। आप एटीसी का वन इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोस्टली शहरों में लोगों ने अपने मकान फाइनेंस करा रखे हैं, तो वहां पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। यदि हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और यदि उन्होंने ज्वाइंट नेम से प्रॉपर्टी ली हुई है, ठीक है, एनपीएस का बेनिफिट है, इंश्योरेंस का है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है। तो ये सबको देखते हुए मैं तो अभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि वो अपने पुराने टैक्स रिजीम को ही कंटिन्यू करें, क्योंकि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो ये एक साइकोलॉजिकली भी एक ये बड़ा कंफर्टिंग फील होता है कि वी आर नॉट ओनली गेटिंग द रिटर्न बट आल्सो गेटिंग द टैक्स बेनिफिट। तो उसको कंटिन्यू करें। बाकी बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे फादर हैं, ही इज 75 प्लस। अब उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको टैक्स सेविंग उनको अपना टैक्स लाइबिलिटी कम करनी है, तो उनको मजबूरन इन्वेस्टमेंट करना होता है। उनके लिए डेफिनेटली ये जो नई टैक्स रिजीम है वो बेटर है। तो ये सब केस टू केस बेसिस पे भी डिपेंड करता है। और एक सवाल मनोज जी, एक सवाल और, अगर न्यू रिज्यूमे आगे चल के अगर पुराना वाला खत्म कर दिया जाता है न्यू, तो क्या सरकार को बस ये है कि हमें टैक्स दे दीजिए, सेविंग्स बचत सब आप खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या इस तरह के भी थॉट्स हैं क्या कि देखिए आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ है, हमारे लिए तो बस जो हमने स्लैब बनाया है आप उस हिसाब से टैक्स दे रहे हैं? देखिए ये तो डेफिनेटली एज ए टैक्स एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, हम जब लोगों से मिलते हैं, खासतौर पे यंगर लोगों से मिलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा रीजन टैक्स सेविंग का होता है कि भाई मुझे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मुझे अपना टैक्स बचाना है। मुझे वो रिसीट आप प्रोवाइड करा दीजिए, मैं अपने डिपार्टमेंट को दे दूंगा और मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब जब आप टैक्स रिजीम पुरानी वाली खत्म कर रहे हो, या चलो अभी है, आप आगे उसको खत्म कर सकते हो, बट ये क्लियर फोकस है, आपने डिफॉल्ट ऑप्शन नई रिजीम को कर दिया है, तो इससे अब ये होगा कि लोगों के पास में एक्स्ट्रा मोटिवेशन है क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उसके लिए हर कोई जो है वो फाइनेंशियल प्लानर के पास में नहीं जाता कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करे और वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। तो एटलीस्ट ये एक डिफॉल्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक मैकेनिज्म था, वो अनफॉर्चुनेटली खत्म करने की कोशिश हो रही है।
मैं तो बल्कि उम्मीद ये कर रहा था कि 80C की लिमिट को बढ़ाना चाहिए, 1.5 को बढ़ा के 2 लाख या 2.5 लाख करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये हो रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट किया जा रहा है और पुरानी कहीं ना कहीं जो है वो अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर लग रही है। बट मैं लोगों से यही कहूंगा कि अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके जो फाइनेंशियल गोल्स आएंगे उसमें उसमें कोई आपकी हेल्प करना नहीं आएगा। आपको अपनी हेल्प, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करके रखनी। मनोज जी, आपको भी यही लगता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि हमारी मानसिकता है कि हम अगर 6 पैसे कमाते हैं तो उसमें से कम 2 पैसे तो आप जमा कर ही लीजिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का भी हमें बड़ा ख्याल है, और कई बार तो इकोनॉमी को भी बचाया है इसी बचत ने। देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अब जो यंगर जनरेशन है उसका स्पेंडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान है। मतलब आपने खुद ही गौर किया होगा कि यंग लड़के जिन्होंने अभी फॉर एग्जांपल अपना कैरियर स्टार्ट किया है या इवन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो फॉर एग्जांपल आईफोन 1 लाख 1.5 लाख रुपए का वो इजिली ले लेंगे, उसको फिर ईएमआई में अपना पेमेंट करते रहेंगे। तो ये फिर बड़ा मुश्किल इसमें होता जाता है। अभी होता ये था कि ठीक है, एक आपको एक टैक्स सेविंग के लिए एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता था। अब मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ा जरूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइनेंशियल स्टेक हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एक फाइनेंशियल स्टेक जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट भी उन शेयर्स में, उन म्यूचुअल फंड्स में और म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में हो रहा है। तो आप इनडायरेक्टली उन कंपनीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। अब ये बड़ा जरूरी है। अब यदि आप वो इन्वेस्टमेंट के पैटर्न से, इन्वेस्टमेंट के फोल्ड से यदि आप बाहर निकलते हैं और केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी बात तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैपिटल बनाता है, और कैपिटल बना के जो है वो इकोनॉमी में लगता है। अब फॉर एग्जांपल यदि हम शेयर मार्केट की बात करें, यदि हम शेयर मार्केट में हम और आप इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, अभी मतलब आप देखिए 3 या 4% लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू। उस परसेंटेज को यदि हम बढ़ा के से 25%, 30% पर हम ले जाएं, तो हमारी जो डिपेंडेंसी एक एफआईआई पर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर है, वो कम होगी। हमारा मार्केट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसमें उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट को ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से बढ़ाएं। और ये एक बड़ा अच्छा एक मौका था कि लोगों को टैक्स सेविंग के लिए थोड़ा सा लिमिट वगैरह बढ़ाई जाती। जी। अब उन्होंने उसको उसको एक तरीके से डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं लोगों से तो यही कहूंगा कि लोग अपनी सेविंग को, अपनी अपनी जो सेविंग है उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और उसको बराबर उसको करते रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल आपके अल्टीमेटली उसी से अचीव होंगे। हाँ भैया, आप अगर पैसे बचाएंगे तो ही आपको काम आएंगे, ये सबसे समझने Yes, की जरूरत है। absolutely. टैक्स तो आप भरते रहेंगे। मेरे से इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से। जी मनोज जी, आजकल रुझान बहुत है शेयर मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर कह लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में। अच्छे जो आजकल के नई जनरेशन के लोग हैं वो थोड़े सजग हो गए इस चीज को लेकर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग आ रहे हैं और इसमें जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसका भी काफी योगदान है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत बार लोग सही वजहों से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यदि शेयर में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक वो टेंडेंसी होती है कि शॉर्ट टर्म में गेन कमाना है और निकल जाना है टाइप से। जबकि ये बड़ा समझने की जरूरत होती है कि आप पहले आपके लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी है। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइल क्या है, किस तरह का आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए।
एंड देन वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए उसको आप लॉन्ग टर्म में मतलब 5 साल 10 साल 20 साल और इवन लॉन्गर पीरियड के लिए आप किस तरीके से उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए इन्वेस्ट करें और साथ साथ अपनी सेविंग जो है वो उसको भी बढ़ाते रहें, ये जरूरी है। और ये मैं देखता हूं कि थोड़ा सा ये लैक करता है, लोग ऐप वगैरह के थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह तो कर देते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बड़े शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं और उनका क्वांटम भी काफी काफी छोटा होता है। मनोज तो सर, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, आप चूंकि समय है इस वक्त। मनोज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, क्योंकि सब खुश हैं कि बेहतर बजट हुआ और खासतौर पर जिस टैक्स स्लैब की बात हो रही थी उसमें तो बदलाव हो गया है, तो आप किस तरह से इसको मार्क्स देंगे? नहीं, डेफिनेटली मैं इसको काफी पॉजिटिव बजट के रूप में देखता हूं, क्योंकि हर सेक्टर में हर बड़ा इंक्लूसिव बजट था। मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर से लेके लेडीज को भी फोकस किया, यूथ को फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर के उन एरियाज में इन्होंने फोकस ज्यादा किया। जैसे रोड्स में फोकस इस बार कम है और दूसरे सेक्टर्स में इन्होंने फोकस ज्यादा किया, तो उस लिहाज से ये काफी अच्छा बजट है। और एक और चीज के लिए मैं काफी खुश हूं कि इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स रेट पर बदलाव नहीं किया, क्योंकि ये एक बड़ा सेविंग के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल जो है वो नेगेटिव हो सकता था। काफी बातें हो रही थी कि भाई जो लोग स्टॉक मार्केट में जिन्होंने 2 साल 3 साल में काफी पैसा कमाया है तो उनके ऊपर कुछ हायर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया जाए, तो वो एक बहुत बड़े रिलीफ की बात है।